ऑटोमन एम्पायर सीरीज की पिछली वीडियो में हमने सुल्तान सुलेमान के इब्तदाई दौरे हुकूमत पर रोशनी डाली थी, जहां इन्होंने बलगरात की अजीम फतह और रूडस जजीरे की तस्खीर से सल्तनत उस्मानिया की ताकत का लोहा मनवाया था। आज की इस वीडियो में हम आपको एक और तारीखी सफर पर ले चलेंगे, जहां सुल्तान सुलेमान ने यूरोप की तारीख की सबसे अहम और फैसला कुन जंग मोहेज में शानदार फतह हासिल करते हुए हंगरी की 500 साला सल्तनत का खात्मा कर दिया था। रूडस जजीरे की फतह सुल्तान सुलेमान के दौरे हुकूमत की दूसरी सबसे बड़ी फतह थी। इस फतह ने उस्मानियों की समुद्री कुव्वत में मजीद इजाफा किया, यहां तक कि सफ़ी हुक्मरान शाह इस्माइल ने भी इस फतह की मुबारकबाद के लिए अपने सफ़ीर इस्तांबुल रवाना किए थे। अब चूंकि बलगराद और रूडस की फतह हो चुकी थी, इसलिए सिसली और इटली के रास्ते सुल्तान सुलेमान के लिए खुल चुके थे। लेकिन मिस्र की अचानक बगावत और एशियाई कूचक की शोरश के बायस सुल्तान को पहले मशरिक की जानिब मुतवज्जे होना पड़ा और यूरोपियन सल्तनतों को मजीद 2 साल की और मोहलत मिल गई। 6 साल पहले जब सुल्तान सलीम ने मिस्र को फतह किया था, तो यहाँ की हुकूमत को चलाने के लिए और मिस्र के लोगों को एतमाद में लेने के लिए इन्होंने खैर बे, जो कि ममलूक सल्तनत का एक अहम और बड़ा वजीर था, इसे मिस्र की हुकूमत अता कर दी थी। खैर बे को मिस्र की हुकूमत इसलिए भी दी गई थी कि ममलूक हुकाम इस पर भरोसा करते थे। खैर बे ने यहाँ 6 साल तक गवर्नरी की खिदमात सरंजाम दी और जब सुल्तान सुलेमान रूडस जजीरे के मुहासरे में मसरूफ थे, तो इस दौरान खैर बे का इंतकाल हो गया। जब ये खबर सुल्तान सुलेमान तक पहुंची, तो इन्होंने अपने बहनोई और दूसरे वजीर मुस्तफ़ा पाशा को मिस्र की गवर्नरी के लिए रवाना किया। मुस्तफ़ा पाशा मिस्र के नए गवर्नर के तौर पर काहिरा आए और इन्होंने अपना ओहदा संभाला। लेकिन ओहदा संभालने के फौरन बाद ही इन्हें सरकासी ममलूकों की बगावत का सामना करना पड़ा। सरकासी दरअसल ममलूकों के एक खास तबके या फिर गिरोह को कहा जाता है, जो कि ममलूक दौर के आखिरी अय्याम में ज़्यादा नुमायां थे। ये तुर्क और मंगोल नस्ल के बाशिंदे थे, जो कि ज़्यादातर कफकाज से ताल्लुक़ रखते थे। यहाँ के इलाके सरकासिया के होने की वजह से इनका नाम सरकासी पड़ गया। ये इलाका आजकल रूस में शामिल है। ये सरकासी ममलूक वो थे जिनका मकसद दोबारा से ममलूक सल्तनत को कायम करना था। इन्होंने मुस्तफ़ा पाशा को कत्ल करके मिस्र में दोबारा से ममलूक रियासत को कायम करने का मंसूबा बनाया। इन ममलूक संजक सरदारान ने अपने पास तकरीबन 20,000 की फौज जमा कर ली थी, जबकि इन्होंने मिस्र में अपने हामियों की तादाद बढ़ाने के लिए पूरे मिस्र में खतूत लिखे, जिसमें इन्हें कहा गया कि मिस्र पर आयद टैक्स गैर मुनसफाना है और अगर वो हमारे साथ शामिल हो जाएं तो 1 साल तक कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा और बाद में टैक्स निस्फ कर दिया जाएगा। अब चूंकि ये अवामी मुफाद में था, इसलिए बागियों के झंडे तले लोग जमा होना शुरू हो गए। इन बागियों ने बगावत करते हुए उस्मानी गवर्नर और सुल्तान की बहनोई को मार डाला। मुस्तफ़ा पाशा की शहादत के बाद अहमद पाशा को 928 हिजरी मुताबिक 1522 ईस्वी को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया। अहमद पाशा दरअसल जॉर्जियाई गुलाम था, जिसकी तरबियत अदरने शहर में हुई थी। इसने तख्त की जंग में शहजादे सलीम का साथ दिया था, जिसकी वजह से सुल्तान सलीम की खसूसी तवज्जो इस पर हुई और जल्द इसे बेलर बे के ओहदे तक पहुंचा दिया गया। अपनी बेपनाह कामयाबियों के साथ साथ इसने सुल्तान सुलेमान की हिमायत भी हासिल कर ली थी, जिसके बाद वो दूसरे सबसे ताकतवर तरीन उस्मानी वजीर के ओहदे पर पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे इसका मर्तबा बढ़ता गया, इसके अज़ाइम और इसकी हवस भी बढ़ती गई। मिस्र का गवर्नर मुंतखब हो जाने के बाद जब ये काहिरा पहुंचा, तो इसने यहाँ पर अपनी एक अलग सल्तनत बनाने का इरादा किया। ताहम इसे ये सब करने के लिए मिस्र में मौजूद उस्मानी जानिसारियों को एतमाद में लेना था और इन पर फतह हासिल करनी थी। इस काम की गरज से इसने ममलूक आला ओहदेदारों की तलाश शुरू की, जो कि दरपर्दा उस्मानियों के खिलाफ थे और ममलूकों के हामी थे। इसने जल्द इन ममलूकों को तमाम आला ओहदों पर फायज कर दिया। वो अच्छी तरह से जानता था कि यनीचरी अपने सुल्तान के वफादार हैं और वो सुल्तान के अलावा किसी दूसरे का हुक्म तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए अहमद पाशा ने मिस्र में ममलूक हिमायतियों की एक मुख्तसर सी फौज जमा कर ली थी
और एक मंसूबे के मुताबिक इसने काहिरा में मौजूद जनीचरी यानी कि जानिसारियों को ख़त्म करने का फैसला किया और जल्द इसने जानिसारियों के किले का मुहासरा कर लिया। इसने मिस्र में दोबारा से ममलूक सल्तनत कायम करते हुए अल मलिक अल मंसूर का लक़ब अपने लिए मुंतखब किया। सुल्तान बनने के बाद यूरोप में इसने पोप के पास अपना सफ़ीर भेजा और इससे उस्मानियों के खिलाफ मदद की दरख्वास्त की। इधर सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में जब सुल्तान सुलेमान को अहमद पाशा की बगावत की खबर मिली तो सुल्तान सुलेमान को सख्त गुस्सा आया। इन्होंने जल्द अपने एक तीसरे वजीर अयाज पाशा की कमान में जानिसारियों की एक फौज बगावत को कुचलने के लिए रवाना की। अब काहिरा में अहमद पाशा ने तो बगावत करते हुए एक नई सल्तनत की बुनियाद रख दी थी, लेकिन जनीचरी फौज जो कि काहिरा के किले में महसूर थी, अहमद पाशा इसे अब तक शिकस्त न दे सका था। इसने जनीचरी सिपाहियों को दौलत और ओहदों की पेशकश की, लेकिन इन जानिसारियों ने सुल्तान सुलेमान के साथ किए गए अपने हलफ को तोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। जबकि इस दौरान इन जानिसारियों ने किले पर हमला करने वाले 4000 अरबों और ममलूकों का बड़ी बेजिगरी के साथ मुकाबला करते हुए बहुत सौ को मौत की नींद सुला दिया और इन्होंने सुल्तान सुलेमान के साथ अपनी वफादारी जारी रखी। अब जबकि इस्तांबुल से अहमद पाशा की बगावत को कुचलने के लिए जनीचरी सिपाहियों की एक और फौज रवाना हो चुकी थी और अहमद पाशा के पास वक्त बहुत कम था। इस दौरान जासूसों ने खबर दी कि किले में दाखिल होने के लिए एक पुराना रास्ता मौजूद है जो कि कई 100 सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ। जब इस रास्ते की खबर अहमद पाशा को हुई तो वो चुपके से एक रात अपने सिपाहियों के साथ काहिरा के महल में दाखिल हुआ। इस वक्त जनीचरी सिपाही सो रहे थे और इस अचानक हमले से वो बौखला उठे। बहुत से जनीचरी सिपाही इस हमले में मारे गए, जबकि इनमें से चंद एक भागने में कामयाब हो गए और इन्होंने अपनी जान बचा ली। यूं अब मिस्र पर मुकम्मल तौर पर अहमद पाशा का कब्जा हो चुका था। अहमद पाशा के वजीरों में से एक वजीर कदजादे महमद नाम का एक वजीर था। अब अगरचे कहने को तो ये अहमद पाशा का एक करीबी वजीर था, लेकिन इसकी तमाम तर वफादारियां सुल्तान सुलेमान के साथ थीं। इसने इस तमाम अरसे में अहमद पाशा की भरपूर मदद की, लेकिन वो खुफिया तौर पर सुल्तान सुलेमान को हर खबर की इत्तला देता रहा। कदजादे महमद बे ने खुफिया तौर पर काहिरा में छुपे हुए जानिसारियों को तलाश किया और इन्हें काहिरा के महल के करीबी मकानों में छुपा दिया। फिर एक रोज जब अहमद पाशा अपने किले से निकलकर हमाम में गया तो महमद बे के हुक्म पर छुपे हुए जानिसारियों ने हमाम पर छापा मारते हुए हमला कर दिया और जल्द हमाम में तैनात तमाम सिपाही मारे गए। उस्मानी सिपाही अहमद पाशा तक जा पहुंचे। जब अहमद पाशा को मालूम हुआ कि इस पर जानिसारियों ने हमला किया है तो इसने अपनी दाढ़ी को अधूरा छोड़ा और वो काहिरा के किले में दाखिल होने के लिए हमाम की छत से छलांग लगाते हुए हमाम से बाहर निकल गया और वो काहिरा के किले में दाखिल हो गया। इसने किले के दरवाजे बंद करा दिए और सिपाहियों को चुकन्ना रहने का हुक्म दिया। चंद दिन के मुहासरे के बाद कदजादे महमद बे फिक्रमंद हुए कि जल्द या बदेर ममलूक अहमद पाशा की मदद के लिए जरूर आएंगे, इसलिए इन्होंने हाथ पांव मारना शुरू किए। इन्होंने सबसे पहले काहिरा के लोगों को बगावत करने पर उकसाया। इन्होंने अहले काहिरा को यकीन दिलाया कि अगर वो बागी अहमद पाशा को पकड़ने में हमारी मदद करें तो किले में मौजूद तमाम सोना इनमें तकसीम कर दिया जाएगा। जो सोने और चांदी की लालच ने अरबों को बगावत पर आमादा कर दिया और जल्द महमद बे और अरब किले की दीवारों पर चढ़ते हुए इन्होंने सिपाहियों को ख़त्म किया और वो अहमद पाशा तक जा पहुंचे। अहमद पाशा का सर कलम करके इन्होंने किले के सबसे बड़े दरवाजे पर लटका दिया ताकि आइंदा आने वाले लोगों को इबरत हासिल हो सके और वो कभी भी उस्मानी सुल्तान के खिलाफ बगावत ना कर सकें। यूं इस बगावत के कुचले जाने के बाद 3000 पर मुश्तमिल उस्मानी फौज जो कि अयाज पाशा की सरबराही में हमस पहुंची थी वो अब वापस चली गई। सुल्तान सुलेमान ने कदजादे महमद बे और इसके साथ इसके जानिसारियों को जिन्होंने गद्दार अहमद पाशा की बगावत को कुचलने में मदद दी थी, सुल्तान सुलेमान ने इन्हें इनाम व इकराम से नवाजा। इन्होंने कदजादे महमद बे को मिस्र की हुकूमत के खजानची का ओहदा देते हुए इसकी जागीर में इजाफा कर दिया और मिस्र के इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने के लिए सुल्तान सुलेमान ने अपने वजीर और अपने करीबी दोस्त पारगली इब्राहिम पाशा को काहिरा रवाना किया, जिन्होंने एक तो मिस्र में आने के बाद अवाम की शिकायत सुनी और इसके बाद इन्होंने अवाम पर मौजूद भारी टैक्स कम कर दिए।
उस्मानी कवानीन को कम करते हुए ममलूक दौर की कवानीन से मिलते जुलते कवानीन नाफज किए गए, जिसके बाद मिस्री लोग सल्तनत उस्मानिया के हमेशा के लिए वफादार हो गए। इस दौरान यानी कि 931 हिजरी बामुताबिक 1525 ईस्वी के मौसम सरमा के अवाइल में सुल्तान शिकार की गरज से कुस्तुनतुनिया के पुराने दारुल हुकूमत अदरने चले गए। रूडस की फतह को अब तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो चुका था। इस दरमियान में कोई दूसरी बड़ी जंग पेश नहीं आई थी, जिसकी वजह से यनीचरी को ये अमन का जमाना निहायत गिरां गुजरा। चुनाचे सुल्तान सुलेमान की अदम मौजूदगी में इन्होंने कुस्तुनतुनिया में बगावत बर्पा कर दी और वज़रा और दूसरे बड़े बड़े आला ओहदेदारों के मकानात लूट लिए। जब ये खबर सुल्तान सुलेमान को पहुंची तो वो फौरन अदरने से इस्तांबुल वापस लौटे। सुल्तान ने बागियों के बाज सरदारान को ख़त्म करा दिया। 2 को तो सुल्तान ने खुद अपने हाथ से ख़त्म किया और फिर आम सिपाहियों को इनाम इकराम देकर इन्होंने बगावत का खात्मा कर दिया। इस वक्त वज़ीर आज़म इब्राहिम पाशा मिस्र में थे। सुल्तान सुलेमान ने इन्हें जल्द वापस आने का हुक्म दिया और हैंगरी की फतह की तैयारी शुरू कर दी। सुल्तान ने यनीचरी की बगावत से अंदाज़ा लगा लिया था कि सल्तनत के अमन के लिए इस फौज को जंग में मसरूफ रखना ज़रूरी है और रूडस की फतह के बाद से अगरचे कोई बड़ी जंग हैंगरी के साथ पेश नहीं आई थी, ताहम इस दौरान छोटी मोटी लड़ाइयाँ पेश आती रहीं। इसके अलावा फ्रांस के बादशाह फ्रांसिस अव्वल ने, जिसे शहनशाह चार्ल्स पंजम ने 1525 ईस्वी की बेवा की जंग में शिकस्त देकर इसे कैद कर लिया था, इसने उस्मानी सुल्तान सुलेमान से हैंगरी पर हमला करने की मिन्नत व समाजत की ताकि चार्ल्स की अपनी तवज्जो फ्रांस से हटाकर हैंगरी की जानिब मबजूल करनी पड़े, जिसकी सरहद सल्तनत ऑस्ट्रिया से मिली हुई थी। इसी ज़माने में शाह ईरान और शहनशाह चार्ल्स और शाह हैंगरी के साथ सल्तनत उस्मानी के खिलाफ एक जारहाना और मुदाफाना इत्तेहाद कायम कर लिया गया था। ये भी एक वजह थी कि सुल्तान सुलेमान ने हैंगरी पर हमले का फैसला किया। मिस्र में अहमद पाशा की बगावत को कुचलने के चंद माह बाद सफ़ी सुल्तान शाह इस्माइल का इंतकाल हो गया था और इसकी जगह इसका बेटा शाह तहमासप तख्त नशीन हुआ। ताहम इसने तख्त नशीनी की तकरीब की इत्तला सफारत खाने के जरिए उस्मानी सुल्तान को नहीं दी थी। इस इकदाम से जाहिर होता है कि वो उस्मानियों के खिलाफ मुखालफाना रवैया अपनाए हुए था। सुल्तान सुलेमान भी समझ गए कि नया सफ़ी सुल्तान शाह तहमासप सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ अपने खोए हुए इलाकों को ज़रूर हासिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन सुल्तान ने सफ़ियों के खिलाफ जंग लड़ने की बजाय यूरोप में अपनी फतूहात को जारी रखने का फैसला किया, जिसकी गरज से सुल्तान ने दारुल हुकूमत इस्तांबुल में जंगी तैयारियों का हुक्म देते हुए फौजों को जमा होने के अहकामात जारी किए। सुल्तान सुलेमान इस जंग के लिए इसलिए भी पुरजोश थे कि फ्रांस ने इन्हें अपनी मदद के लिए यूरोप में बुलाया था और ये एक तरह से यूरोप में उस्मानी सुल्तान की कानूनी हैसियत में इजाफे का बहुत बड़ा सबब था। इस दौरान हैंगरी के तख्त पर एक नौजवान बादशाह लुइस दोम तख्त नशीन था और वक्त गुजरने के साथ साथ इसे उस्मानियों के हैंगरी पर हमले के खतरात महसूस होने लगे। इस गरज से इसने अपनी सल्तनत के चारों इतराफ कासत दौड़ाए और इसने किसानों और लॉर्ड्स और दूसरे अहम रहनुमाओं को आपस में जंगें ख़त्म करके उस्मानियों के खिलाफ मुत्तहिद होने की दावत दी। लेकिन हैंगरी इस वक्त तक आपसी जंगों का शिकार हो चुका था और शहनशाह की दावत पर किसी ने कोई ख़ास तवज्जो न दी। इधर इस्तांबुल उस्मानी सुल्तान के हुक्म पर जंगी तैयारियां मुकम्मल कर चुका था। 23 अप्रैल 1526 ईस्वी को 1 लाख की फौज और 300 जंगी तोपों के साथ सुल्तान सुलेमान अपने दारुल हुकूमत इस्तांबुल से रवाना हुए। सुल्तान सुलेमान के साथ इनका काबिल एतमाद वजीर पारगली इब्राहिम पाशा भी साथ था। उस्मानी लश्कर 80 दिन के लगातार सफ़र के बाद बल्कान पहुंचा और इस दौरान मूसलाधार बारिशों ने दरियाए डैन्यूब में सैलाब ला खड़ा किया था, जिससे सुल्तान को अपनी फौज के लिए सप्लाई लाइनों को बरकरार रखना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन इसके बावजूद उस्मानी वजीर पारगली इब्राहिम पाशा के सख्त तरीन नज़्मो ज़ब्त के जरिए उस्मानी बलगरा तक जा पहुंचे। बलगरा से सुल्तान ने अपने वजीर इब्राहिम पाशा को पीटर वार्डेन के किले पर कब्जा करने के लिए रवाना किया। पीटर वार्डेन के किले की दीवारों के नीचे उस्मानी सिपाहियों ने बारूदी सुरंगें बिछाकर इन्हें धमाकों से उड़ा दिया और जल्द उस्मानी फौज किले में दाखिल हुई और ये शहर फतह हो गया। इस फतह में सिर्फ 25 उस्मानी सिपाही शहीद हुए थे।
इसके बाद सुल्तान सुलेमान ने अपने लश्कर को ओसियक नामी शहर की तरफ रवाना होने का हुक्म दिया, जो कि दरियाए द्रावा के बिल्कुल दरमियान में मौजूद हंगरी का इंतहाई अहम शहर था। इस शहर में पहुंचने से पहले रास्ते में मौजूद एलिक नामी कस्बा 8 अगस्त को इंतहाई कम मज़ाहमत के साथ फतह कर लिया गया। फिर जब सुल्तान सुलेमान अपनी फौज के साथ ओसिजीक नामी शहर के करीब पहुंचे तो सुल्तान को यहाँ उम्मीद थी कि इसके मुकाबले के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर यहाँ मौजूद होगा, लेकिन सुल्तान ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ कोई भी हंगरी का लश्कर मौजूद नहीं था। सुल्तान की सोच के बरक्स हंगरी के बादशाह लुइस दोम ने टूलना के कस्बे में तकरीबन 25,000 सिपाहियों की एक फौज जमा कर रखी थी। इसकी फौज में हंगरी, क्रोशियाई और बोहीमिया के सिपाही शामिल थे। सुल्तान सुलेमान की तरह हंगरी का शहंशाह लुइस दोम भी दरियाए द्रावा की अहमियत को जानता था, इसलिए इसने दरियाए डैन्यूब के किनारे मोहेश नामी कस्बे के करीब एक मैदान में जंग लड़ने का फैसला किया। यहाँ पर हंगरी के बादशाह ने उस्मानियों की फौज का इंतजार किया, जिसके बाद बिलाखिर 26 अगस्त को उस्मानी फौज मोहेज के मैदान में नमूदार हुई। हंगरी की फौज मोहेज के मैदान के एक तरफ खैमा जन थी, जबकि इसकी फौज 2 लाइनों में तकसीम थी, जिन्हें 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। शहंशाह लुइस ने दूसरी सफ की क़यादत अपने हाथ में रखी हुई थी। इधर उस्मानी सुल्तान सुलेमान ने अपनी फौज को एक ऐसी जगह तैनात किया हुआ था जो कि दिफाई नुक्ते नज़र से इंतहाई महफूज ख्याल की जाती थी। उस्मानी लश्कर के दाएं बाएं और अकब में जंगल और पहाड़ था, जो कि एक महफूज मुकाम था। सुल्तान ने यहाँ अपना फौजी कैंप लगाने का हुक्म दिया, जिसके बाद इन्होंने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए पहली 2 लाइनों में 30,000 रोमेलियन और अनातोलियाई घुड़सवार मुकर्रर किए, जिनमें से 4,000 जनीचरी यानी के जानिसारी और 150 जंगी तोपें शामिल थीं। इन दस्तों की क़यादत पारगली इब्राहिम पाशा कर रहे थे। तीसरी सफ की क़यादत खुद सुल्तान सुलेमान अल कानूनी कर रहे थे और ये 15,000 जानिसारियों यानी के जनीचरी सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। इन जनीचरी सिपाहियों के पास बारूदी राइफल्स थीं, जिनकी हिफाजत जंगी वैगनों की एक लंबी कितार कर रही थी। इसके अलावा चंद दस्ते सुल्तान ने कुमक के तौर पर अपने पीछे जंगल में छुपा रखे थे। 29 अगस्त को मोहेज के मैदान में एक तारीखी जंग का आगाज हुआ। इस जंग में पहल हंगरी की जानिब से की गई, जिन्होंने दोपहर के वक्त 3 बजे हमला शुरू किया। ये हमला इस वक्त किया गया जबकि उस्मानी फौज असर की नमाज अदा कर रही थी। हंगरी के तोपखाने ने शहंशाह के हुक्म पर गोले बरसाना शुरू किए, जिससे कि उस्मानी पैदल दस्ते के बेशुमार सिपाही शहीद हो गए। इसके साथ ही हंगरी के पैदल और घुड़सवार नाइट्स आगे बढ़े। इन्होंने उस्मानी फौज के बाईं जानिब मौजूद घुड़सवारों पर इस शिद्दत से हमला किया कि शुरू में तो उस्मानी फौज इस हमले का मुकाबला न कर सकी और वो पसपाई इख्तियार करते हुए पीछे हटने लगे। यूं इस इब्तदाई हमले में कामयाबी के बाद हंगरी के मरकजी लश्कर ने उस्मानियों के मरकज पर हमला करने का फैसला किया। जल्द वो मैदान जंग में दाखिल हुए। इन्होंने तुर्कों के पैदल दस्तों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़े, लेकिन इनकी कामयाबी आर्जी कामयाबी थी। जैसे ही हंगरी की फौज उस्मानी वैगन नुमा राइफल्स और तोपों की जिद में आई तो गोलियों ने इन्हें भून कर रख दिया। इस हमले के फौरन बाद जानिसारी सुल्तान के हुक्म पर आगे बढ़े और इन्होंने हंगरी के बकिया लश्कर के दाएं और मरकज पर हमला करते हुए जंग का नक्शा ही बदल दिया। और इस दौरान उस्मानी बायां दस्ता, जो कि पसपाई अख्तियार करता हुआ अपने कैंप के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, यहाँ पर मौजूद ताज़ा दम घुड़सवारों ने मैदान में उतरने का फैसला किया। जल्द इसने थके हारे दस्ते की मदद के लिए अपने घुड़सवार मैदान में उतारे, जिसके बाद अहले हंगरी को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर देखते ही देखते हंगरी के सिपाही उस्मानियों के हाथों मारे जाने लगे और बकिया फौज भाग खड़ी हुई। यूं 20 ज़िकाद 932 हिजरी व मुताबिक 28 अगस्त 1526 ईस्वी को मोहेज के मैदान में हंगरी की फौज को शिकस्त देते हुए उस्मानियों ने ये फतह अपने नाम कर ली। इस जंग में उस्मानी लश्कर को अपनी कसरत तादाद और तोपों की बिना पर बहुत कुछ फौकियत हासिल थी। 2 घंटे से भी कम वक्त में उस्मानियों ने यह जंग जीतते हुए हंगरी की किस्मत का फैसला कर दिया। इस जंग में 8 अस्कफ आयाने हंगरी की एक बड़ी तादाद और 24,000 सिपाही मारे गए, जबकि खुद बादशाह लुई सानी भागता हुआ दरिया में डूबकर मारा गया।
इस फतह के चंद दिन बाद सुल्तान मुहेज के मैदान में मजीद हंगरी की फौजों का इंतजार करते रहे। लेकिन जब सुल्तान को पता चला कि हंगरी की असल फौज सिर्फ इस मैदान में मौजूद थी, तो सुल्तान ने हंगरी के दारुल हुकूमत बूडा की जानिब पेशकदमी शुरू की। सुल्तान दारुल हुकूमत बूडा पहुंचे तो अहले शहर ने हथियार डालकर शहर के दरवाजे खोल दिए। हंगरी के जो उमरा मुहेज की तबाही से बच गए थे, इन्होंने सुल्तान सुलेमान की खिदमत में हाजिर होकर इताअत का हलफ दिया। अब चूंकि हंगरी का बादशाह लावलद मर गया था, इसलिए सुल्तान सुलेमान ने उन उमरा के मशवरे पर हंगरी के तख्त के लिए काउंट ज़ापोलिया का इंतखाब किया, जो कि ट्रांसिल्वानिया का अमीर और हंगरी के अकाबरीन में से एक था। इसके चंद दिनों बाद सुल्तान सुलेमान को इत्तला मिली कि एशियाई कूचक में कुछ बगावतों की सूरतें रूनुमा हो रही हैं, तो सुल्तान ने फौरन माल गनीमत के साथ हंगरी के दारुल हुकूमत बूडा से वापस इस्तांबुल की तरफ सफ़र शुरू किया। सुल्तान ने हंगरी की मुहिम से वापसी पर सरहदी किलों पर तुर्क दस्ते तैनात किए। हंगरी की फतह ने तुर्कों के लिए यूरोप के दरवाजे खोल दिए थे और अब अहले यूरोप के हर सिपाही के जुबान पर सिर्फ एक ही जुमला था कि तुर्क आ रहे हैं।